सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम सूर्यांश है। ये हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शनि के वक्री होने के कार्यक्रम को मैंने कल बना दिया है, उसे जाकर के अवश्य देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। इससे पहले बुध के राशि परिवर्तन पे भी मैंने कार्यक्रम बनाया है और सूर्य के राशि परिवर्तन पे भी मैंने कार्यक्रम बनाया है। सबसे पहले कि इनकी कुंडली पे आऊं, यहाँ ये धनु लग्न की कुंडली बनी है। लग्न में केतु, धन भाव में मकर राशि के बुध, सूर्य बैठे हैं कुंभ राशि के, शुक्र बैठे हैं उच्च के चतुर्थ भाव में, शनि और गुरु का संबंध छठवें भाव में है, सप्तम भाव में राहु मिथुन राशि के, आठवां, नवां और 10वां भाव खाली है, एकादशवें भाव में चंद्रमा है। नवमांश बना है, कर्क लग्न की कुंडली बनी कर्क लग्न का, और यहाँ पे मंगल धन भाव में, बुध तृतीय भाव में अपनी राशि के, सूर्य नीच के हो रहे हैं केतु के संग, पंचम भाव में शुक्र वृश्चिक राशि के, छठा भाव खाली है, सातवें में शनि स्वग्रही हैं अपनी राशि के मकर के, कुंभ राशि खाली, और मीन राशि में गुरु और चंद्रमा का एक साथ बैठना नवम भाव में, राहु मेष राशि के बैठे हैं, ये नवांश है। दशमांश कुंडली में मेष लग्न का दशमांश बना, मतलब यहाँ के जो पंचमेश हैं वो यहाँ के लग्नेश हो गए। पराक्रम भाव में बुध और केतु, पंचम भाव में मंगल अपनी मित्र की राशि में, राहु धनु राशि में शुभ ग्रह की राशि में शुभ भाव में, और शनि मकर राशि के अपनी ही राशि में दशम स्थान में, सूर्य एकादशवें भाव में 11 नंबर की राशि में, गुरु चंद्रमा और शुक्र 12वें भाव में, 2 से अधिक शुभ ग्रह एक साथ 12वें भाव में। ये बहुत अच्छी बात होगी। आइए आपको इनकी कुंडली पे लेने से पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में यज्ञ के माध्यम से मनुष्यों को, देवताओं को जो अर्पित किया जाता है हविष्य, उसे देवताओं का भोजन बताया है। और जो व्यक्ति प्रत्येक दिन अग्निहोत्र आदि करता है, दान करता है, आतिथ्य का सत्कार करता है और माता पिता की सेवा करता है, देवताओं का अर्चन करता है, उसे कभी भी कष्ट नहीं होता, ऐसा बताया है। पर यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ यज्ञ और देवताओं को यज्ञ के माध्यम से, हविष्य के माध्यम से देवताओं को अर्पित भोजन से है। अब आइए आपको मैं विषय पे लेके आता हूँ। ये कुंडली जन्मी है फाल्गुन माह और माघ माह का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान और दिमागी होता है। उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है किसी भी चीज़ से, या जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी कई बार होती है। उत्तरायण में जन्मे होने से सूर्य बलवान होते हैं और आध्यात्मिक चिंतन का पक्ष बड़ा बढ़िया रहता है। शिशिर ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के काम थोड़े रुक करके हो सकते हैं, पर सफलता अवश्य ही प्रत्येक कार्य क्षेत्र में मिलेगी। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, इस वजह से यहाँ पे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है, और इसी शुभ ग्रह के चंद्रमा के कारण व्यक्ति को नौकरी भी मिली है। मंगलवार को जन्मे होने से व्यक्ति तीव्र चलने वाला होता है। कई बार वो लगातार कई घंटे तक एक साथ बैठ करके अपने लक्ष्य को सामने से भेदने के लिए, उसके लिए मेहनत करता रहता है, मतलब मेहनती होता है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे होने से दैदिप्यमान स्वरूप, सुंदर मुखड़ा, चेहरा स्पष्ट और ग्रीवा बड़ी अच्छी, कपोल बड़े सुंदर और नासिका बड़ी ही सधी हुई होती है। इसके पीछे की और भी बात कहूँ, स्वाति नक्षत्र में लोग बहुमुखी होते हैं, बहुआयामी होते हैं और किसी भी चीज़ में अपना सकारात्मक पक्ष ढूंढ ही लेते हैं। इनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है और कई बार ये बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होने के कारण किसी भी चीज़ में जिसमें भी वो हाथ डालते हैं उसमें उनको सफलता अवश्य मिल जाती है। यहाँ वृद्धि योग में जन्मे होने से व्यक्ति, योग अपने नाम के ही सदृश परिणाम करते हैं, इस वजह से वृद्धि योग में जन्मे होने से व्यक्ति हमेशा, मतलब जीवन में हमेशा ही आगे ही बढ़ता रहता है, पीछे नहीं होता। शूद्र वर्ण और देवगण के होंगे, इस वजह से कई बार भोजन कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। मसाला ज़्यादा ना हो जाए पेट के अंदर, और जितना ज़्यादा हो सके गुरुतुल्य भोजन करें, गुरुवत भोजन करें। श्रेष्ठ और शुद्ध भोजन
आहार में लिया करें जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य ये सब है, इसको धीरे 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 कम करें। जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति को कमजोर करने की आवश्यकता है। एकदम स्थिर हो जाएं। आप राज्य मंत्री नहीं बन सकते पर राज्य पुरोहित अवश्य बन सकते हैं। राज्य मंत्री बनना अलग होता है और राजा का पुरोहित बनना बड़ा अच्छा होता है। धनु लग्न की कुंडली बनी है। पंचांग इनकी कुंडली का बहुत अच्छा बना है। शूद्र वर्ण के हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा निराशापन की प्रवृत्ति मत रखिएगा और लक्ष्य को बहुत ज्यादा सामने से रख करके उसके प्रति कोई भी ऐसे नकारात्मक भाव तो आपकी कुंडली में बनेंगे ही नहीं। ये पक्ष बहुत अच्छा बना है। किसी से झगड़ा, लड़ाई और मतभेद करने का कोई अर्थ इस कुंडली में नहीं है। वैसे आपके दुश्मनों से आपको हमेशा आपकी बुद्धि बचा लेगी। बुद्धि के बल पे व्यक्ति आसानी से किसी भी तरीके से बच जाता है। किसी भी समस्या से वो उसको सरकारी सपोर्ट भी मिला रहता है। ऐसा अब इस कुंडली को समझते हैं। धनु लग्न की कुंडली में लग्न में केतु बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के, और वहां के अधिपति जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अधिपति शुक्र होंगे वो उच्च के बैठे हैं। ये कुंडली बड़ी व्यवस्थित है और बहुत ज्यादा अच्छी है। जब मैंने इनकी कुंडली देखी तो ऐसे कहा वाह बड़ी बढ़िया कुंडली है, क्योंकि लाभ भाव में चंद्रमा इनको सब कुछ देने की योग्यता रखेंगे। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली का सामान्यतया बहुत अच्छा ग्रह नहीं होता पर उच्च का है। नौकरी भाव में गुरु और शनि ने अद्भुत नौकरी का योग लगाया है। इनका जन्म है 19 फरवरी 2001 और अभी तक इन्होंने 2 नौकरी ले ली है। जहां 1984 के, 1983 के, 1979 के, 1978 के लोग फोन करके कहते हैं पंडित जी अभी तक करियर सेट नहीं हुआ, यहाँ 2001 का ये व्यक्ति लड़का नौकरी में है और बहुत अच्छे पद पे है। अभी इनके सामने लेखपाल की नौकरी के लिए भी परिणाम आया है। इन्होंने पूछा है मुझे उसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी मैं पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अच्छे पद पे हूँ। इस कुंडली में निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जाने के योग बने हैं। दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में धन भाव में और चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, आपकी भी कुंडली में ये बात देखिएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। वो जिस राशि में बैठे हैं अगर उस राशि के अधिपति उच्च के होते हों या कारक होते हों, या अगर कारक न होते हों तो भी उच्च के होते हों, जैसे कि यहाँ उच्च के हैं, तो ये व्यक्ति को मेंटल पीस देंगे। यहाँ पे माता पिता, दाम्पत्य सुख, भवन, भूमि, वाहन, चारित्रिक हीनता नहीं, पद वृद्धि के योग, श्रेष्ठ संतति और श्रेष्ठ पत्नी पाने का योग प्राप्त करते हैं और व्यक्ति का मन उद्वेगीपन के स्वभाव में नहीं जाता है। ये चीजें यहां से मिल रही हैं। लग्न में केतु बैठे ये व्यक्ति को अनुभवी और माता पिता का सत्कार और सेवा करने वाला बना देंगे। यहां राहु बैठ करके चंद्रमा को, लग्न को और सूर्य को देखेंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति डबल मेहनत करने वाला होगा और उसको सरकारी पद का लाभ मिलेगा, छोटे बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा, क्योंकि शनि ने अपने घर को देखा है और सूर्य यहाँ बैठे हैं भाग्य भाव के अधिपति होकर के भाग्य का सुख देंगे। गुरु के साथ शनि का बैठना सरकारी नौकरी का डबल योग लगेगा। 6वें भाव के अधिपति उच्च के हैं। याद करिए मैंने सरकारी नौकरी के बारे में क्या बात बताई थी। चंद्रमा शुभग्रह होने चाहिए और 6वें भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के 4th भाव से होना चाहिए, या 4th भाव के अधिपति का संबंध 6वें भाव से होना चाहिए। ये देखिए 6वें भाव के अधिपति शुक्र उच्च के बैठे 4th भाव में, 4th भाव के अधिपति गुरु 6वें भाव में बैठ गए और गुरु के साथ जब शनि का योग बन जाए तो ये जबरदस्ती नौकरी ही दे देते हैं। आपको नौकरी की कोशिश करनी चाहिए सरकारी। दशम भाव पे गुरु की दृष्टि, इस वजह से लक्ष्मी योग बनेगा और गुरु की दृष्टि बुध पे, इस वजह से व्यक्ति में भारतीयता का गुण रहेगा, वैमनस्व का गुण नहीं रहेगा। वो नैष्ठिक रूप से ही बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ लोगों के बीच में रहने वाला, समाज सेवा का भाव रखने वाला और उसमें सफल होने वाला, साथ ही साथ सभी लोगों का आदर करने वाला। सभी धर्मों को सामान्यतया अपने धर्म से श्रेष्ठ तो नहीं समझना चाहिए, आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है और सब में विश्वास रखने वाला होता है। गुरु की दृष्टि बुध पे, गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में मंगल पे। ये जो दोनों स्थितियां बनी हैं कि पंचम भाव के अधिपति 12वें भाव में अपनी राशि के बैठे हैं, यहाँ व्यक्ति कई बार पढ़ता कुछ और है, करता कुछ और है, और यहाँ पे व्यक्ति को पहले ही बार में तुरंत ही संतति प्राप्त होने के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ इस भाव के ठीक पीछे चंद्रमा पंचम भाव का बल बढ़ाएंगे और शुक्र जन्म कुंडली में पंचम भाव का बल बढ़ाएंगे। शुक्र जन्म कुंडली में यहाँ पे व्यक्ति को सुव्यवस्थित बनाएंगे। गुरु ने मंगल को, गुरु ने बुध को देखा है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में संस्कार,
ज्ञान और प्राप्त करने का भाव, रिसर्च, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पराक्रम भाव के अधिपति शनि ने पराक्रम को देखा है और पराक्रम के कारक ने पराक्रम भाव को और पराक्रमेश को देखा है। ये अपने आप में व्यक्ति को इतनी मेहनत करने वाला बना देता है, तमाम विपरीत परिस्थितियों से उलझने के बाद भी व्यक्ति जबरदस्त मेहनत करने वाला होता है। यहाँ पे आपको मैं इनकी कुंडली में बहुत अच्छी, ये कुंडली तो सच में बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति जो बने हैं मंगल, वो जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे शनि स्वग्रही, सूर्य यहाँ पे 11 नंबर में, यहाँ भी 11 नंबर में, और यहाँ पे जो सूर्य की स्थिति है वहाँ नीच के हुए हैं, पर उनका नीचभंग शनि के कारण होगा। यहाँ अपनी राशि के नहीं थे, पर यहाँ से ज़्यादा अच्छे कम से कम यहाँ हुए हैं। हालांकि यहाँ पे धन भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे व्यक्ति के लिए हमेशा ही ये पक्ष मजबूत रहता है कि उसका दाम्पत्य किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होगा, क्योंकि शुक्र इस भाव के अधिपति होकर के सन्निकट ही बैठे हैं और मंगल उन्हें देख रहे हैं। मतलब चतुर्थ भाव के अधिपति पे इस भाव के अधिपति की दृष्टि है, मंगल की राशि में बैठे हैं, ये स्थिति अच्छी होगी। धन भाव में मंगल का अपने मित्र की राशि में बैठना और गुरु और चंद्रमा का एक साथ यहाँ बैठना मीन राशि में, जहाँ गुरु इसी भाव के अधिपति हैं और राशि के संग ही चंद्रमा के अधिपति यहाँ बैठे हैं। इस वजह से नवांश कुंडली का पंचम भाव इनकी कुंडली में विवाहोपरांत भाग्य की वृद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, सुख, समृद्धि, ये सब देने वाला बन रहा है। आपकी कुंडली में नवांश कुंडली के पंचम भाव और नवम भाव की स्थिति ध्यान से समझिएगा, मुझे देखिए। आपकी कुंडली के नवांश कुंडली के पंचम भाव और नवम भाव के अधिपति या उस भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो निस्संदेह आपकी कुंडली में विवाहोपरांत भाग्य का सुख मिलता है और विवाह के बाद कोई भी परेशानी बहुत ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। यहाँ पे सप्तम भाव में नवांश कुंडली में स्वग्रही ग्रह बैठे ये बताएंगे कि इनकी पत्नी भी नौकरी वाली, पद वाली, थोड़ी कठोर, थोड़े जो है वो क्रूर स्वभावों के साथ, अनुशासित, अपने नियम का पालन करने वाली, श्रेष्ठ और लंबी कदकाठी वाली। इसके अतिरिक्त वो आपके दुश्मनों का जो है वो जिह्वा भेदन करने वाली होती हैं। आपके दुश्मनों से अकेली वो ऐसी काफ़ी होंगी कि आराम से उनसे निपट लें, आपको किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये नवांश कुंडली का सुख है, ये बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, बुद्ध स्वग्रही, इस वजह से मैं समझता हूं कि वो जो अभी का बल है वो हमेशा विवाह के बाद भी बना रहेगा और फुर्तीलापन वैसे ही आपकी शोभा बढ़ाता रहे जैसे अभी है। दशमांश कुंडली की स्थिति बहुत सुंदर बन रही है। सूर्य का मंगल को देखना, शनि का स्वग्रही और 3 शुभ ग्रहों का 12वें भाव में बैठना, ये व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र के बाद उससे प्राप्त अनुभवों को दिखा रहा है और निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में बड़े उच्चस्थ पदाधिकारी और बड़े लोगों का सुख हमेशा ही मिलता रहता है। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, जब कभी भी किसी भी भाव में शुभ ग्रह के बैठने से उस भाव के बल की वृद्धि होती है या वो भाव अब वो एक ऐसा क्षेत्र बन गया आकाश का जहां पे शुभ ग्रह की राशि भी बन गई और शुभ ग्रह बैठ भी गए, मतलब अब वो भाव जागृत है या वो भाव उर्वर शक्ति से युक्त है और वही स्थिति आपको अपनी कुंडली में देखने की आवश्यकता है। इस कुंडली में पद वृद्धि के योग, इस कुंडली में भूमि से संबंधित कोई भी क्षेत्र में आसानी से व्यक्ति जा सकता है और भूमि विभाग से संबंधित नौकरी भी आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसमें आपको करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इस वजह से, और उस क्षेत्र का भविष्य ज्यादा आने वाले समय में भी उज्जवल रहेगा आपकी दशा के कारण, क्योंकि शनि की ही दशा चल रही है ना। तो इस वजह से आपको लेखपाल वगैरह की अगर नौकरी मिली हुई है तो निस्संदेह आपको चले जाना चाहिए। इस कुंडली में भौतिकीय सुख, माता पिता का स्वभाव आपके लिए अनुकूल रहेगा, उनका सुख बहुत अच्छा है। आपके कुटुंबजन और आपकी वाणी और आपकी इनिशियल एजुकेशन जो होती है वो निस्संदेह आपके पक्ष में है, इसमें कहीं भी कोई कमजोरी मुझे नहीं दिख रही है। नक्षत्रों पे बात करेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली में आपकी ऊर्जा वृद्धि और आपको पराक्रम करने वाला लेकिन छोटे भाई बहनों के सुख से वंचित करने वाला भी बन रहे हैं। हालांकि अगर वो हैं तो उनमें आयु का सुख मिलता रहेगा, उनके साथ आपके संपर्क ठीक ठाक रहेंगे, पर उतना नहीं, थोड़ी थोड़ी क्रूरता भी कभी कभी रह सकती है और कई बार व्यक्ति को कानों से संबंधित समस्या भी बनती है। जैसे यहाँ ये नेत्र का भाव है और ये कानों का भाव है,
ये दाहिना और ये बायां, इस भाव के अधिपति तो ठीक दिख रहे हैं, पर उस पे राहु का प्रभाव यहाँ भी है और राहु का प्रभाव यहाँ भी है। इस वजह से कई बार ये कष्ट होता है। तीसरे भाव पे मंगल का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है। इस वजह से कई बार दाहिना कान ज्यादा परेशान दिखता है। क्लियर है? 12वें भाव के अधिपति 12वें भाव में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस भाव के अधिपति जो शुक्र हैं वो उच्च के हैं और किसी भी पापग्रह के प्रभाव में नहीं है। उल्टा उनके ठीक पीछे सूर्य बैठ करके थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन भाग्य भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं, इस वजह से कोई परेशानी यहाँ नहीं है। मतलब है कि सूर्य ठीक है। चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली में आपको कंफ्यूजन में नहीं रखने वाली है और हमेशा ही आपको श्रेष्ठ बनाने के जुगाड़ में चंद्रदेव लगे रहते हैं। मंगल आपकी कुंडली में आपको अनुशासित बना रहे हैं, सरकारी पद का लाभ दे रहे हैं और जीवन में कई बार अंग भंग योग भी लगा रहे हैं। ये बात भी आपकी कुंडली में, यही शनि और मंगल के कारण अंग भंग योग लगा है। मंगल के बाद आपकी कुंडली में बुध जो बना हुआ है वो आपको क्रिएटिव बना रहा है और हमेशा ही कुछ न कुछ करने वाला बना रहा है। गुरु आपकी कुंडली के लिए जैसी स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आप में दैवीय स्वभाव, गुण दोष को समझने की क्षमता, इसके बाद बड़े लोगों को आदर, गुरुजनों का सत्कार, ब्राह्मणों का सत्कार, ब्राह्मणों की पूजा, ये सब करने के लिए गुरु आपकी कुंडली में व्यवस्थित हैं और निश्चित रूप से ये आपसे ये भी कह रहे हैं कि कभी कभी गंगा जल का सेवन कर लिया करो। गुरु के बाद आपकी कुंडली में जो शुक्र की स्थिति बनी है उसके आधार पर मैं ये बात कहूंगा कि निश्चित रूप से उन्होंने आपको नौकरी और पद वृद्धि का योग आपकी कुंडली में लगाया है। उच्च के होकर के मालव्य योग लगाए हैं और गुरु और शनि के बल पे आपको नौकरी मिली है। नौकरी किसने दी? तो गुरु और शनि ने। क्लियर है? इसके बाद आपकी कुंडली में शनि जो स्थिति बना करके बैठे हैं वो हालांकि कमजोर हैं, 0 डिग्री के हैं। इस कुंडली के लिए वैसे उनको बहुत ज़्यादा मजबूत होने का कोई प्रमाण होगा नहीं और बल भी ठीक नहीं रहेगा, वो कमजोर हैं तो ठीक है। मंगल पंचमेश होकर के 12वें बैठे हैं, शनि को देख रहे, धन भाव और पराक्रम भाव के अधिपति को, इस वजह से कुटुंब का सुख कम से कम वो मंगल आपको देते रहेंगे। संततियों में से एक बार गर्भपात होने का योग भी बना हुआ है। ये बात भी आपकी कुंडली में लगी है। ये आपकी कुंडली में शनि थे। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए व्यवस्थित हैं पर सप्तम भाव में बैठे हैं। इस भाव के बाधकेश होते हैं बुध, और जा करके जन्म कुंडली में धन भाव में अगर कुछ न बन पड़ता तो आप अपना व्यवसाय कर लेते। प्राइवेट नौकरी आपकी कुंडली में कभी भी नहीं है। चंद्रमा आपकी कुंडली में व्यवस्थित है। अब इनकी कुंडली में अब जरा जब देखें तो लग्न के दशमांश कुंडली को देखते हैं कि इनका करियर कैसा स्टेबल रहने वाला है। लग्न के अधिपति मंगल और दशम स्थान के अधिपति शनि। शनि और मंगल का संबंध लग्नेश त्रिकोण में और दशमेश दशम भाव में। सूर्य जैसे पंचम भाव के अधिपति की दृष्टि यहां पड़ गई। यहां के अधिपति दशम भाव में बैठे, मतलब एकादशवें भाव के अधिपति अपनी राशि में, और 12वां भाव जो कर्म क्षेत्र से आत्मसंतुष्टि का होता है, या पंचम भाव जो काम में लगने वाले मन का होता है, इस भाव पे गुरु की दृष्टि और चंद्रमा के संग इस भाव के अधिपति का संबंध ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। शुक्र उच्च के और गुरु स्वग्रही, चंद्रमा स्वग्रही या चंद्रमा मित्र की राशि में या मित्र के साथ या फिर उस भाव के अधिपति के संग। यहाँ पे भी चंद्रमा इसी के संग बैठे थे। इस भाव से भी चंद्रमा को बल मिल रहा था क्योंकि इसका डिस्पोजिटर प्लेनेट उच्च का था। धन भाव के अधिपति शनि की दृष्टि यहाँ शत्रुगत है, लेकिन इस भाव के अधिपति एकादशवें, कई बार आरंभ में छोटी नौकरी मिलती है। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ मंगल पे, जो कई बार व्यक्ति को छोटे मोटे दुश्मन या छोटी मोटी बाधाएं आवश्यकता से देते रहते हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे अच्छी बन रही है। सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव और मंगल का प्रभाव, साथ ही साथ राहु का प्रभाव इस कुंडली को कमजोर कई बार कर सकता है। हालांकि शनि की दृष्टि यहाँ अपनी राशि पे है और अपनी राशि में बैठे ग्रह को देखेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा विच्छेद नहीं होगा और दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसी के कारण तो इनको नौकरी मिली है। नवमांश कुंडली तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। चतुर्थ भाव को शुभ कर्तरी योग लगा, पंचम भाव बहुत बेहतर बना, नवम भाव बहुत अच्छा बना हुआ है। इस कारण से इस कुंडली पे विश्वास किया जा सकता है। आगे आपको आपकी कुंडली में और भी अच्छे पद मिलने के योग बने हैं। आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, वन विभाग की तैयारी कर सकते हैं। बड़े अच्छे पद वाली नौकरी देने वाली ये कुंडली बन रही है। अब आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इस कुंडली के लिए गुरुवार और रविवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र इस कुंडली के लिए स्वाति, पुनर्वसु, कृतिका, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उसके बाद अश्विनी, और इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए श्रवण नक्षत्र। ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। तारीख इस कुंडली के लिए अंक बहुत अच्छा रहेगा। 1,
तारीख बहुत अच्छी रहेगी या 5 तारीख भी बहुत बढ़िया रहे। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से मित्र राशियों में से मेष, सिंह और तुला ये बहुत अच्छे रहेंगे। विवाह किसी से भी करना हो तो मीन राशि बहुत अच्छी रहे, इसके बाद तुला राशि बहुत अच्छी रहे, इसके साथ साथ कन्या राशि भी बहुत अच्छी रहे। विवाह के लिए उत्तर दिशा की तरफ आपका शहर बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपको कभी भी उत्तर और पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए ये चीज़ें इतनी पर्याप्त हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, दरअसल इस कुंडली में सूर्य 25% का परिणाम दे रहे हैं और ये ग्रह नवांश कुंडली के बाद दशमांशा, D7, बाकी के अन्य ग्रह वर्ग चार्ट में मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर निश्चित रूप से आपको वो कभी भी बैठने और थकने नहीं देगा और अपनी दशा में कभी भी अंतर में भी कभी भी आएंगे तो आपको पुरुषार्थी बना करके उसका फल आपको देते रहेंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में 100% का परिणाम करेंगे, आधा अच्छे आधा बुरे। 100 मतलब पूरी इंटेंसिटी और आधा अच्छे का मतलब वो सम राशि के बैठे हैं। हालांकि उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट उच्च का है, इस वजह से उसके पास बल होगा और चंद्रमा की स्थिति बाकी के भावों में जो बाकी के ग्रह बने हैं, वर्ग चार्ट बने हैं, उसमें भी कहीं पे भी मुझे कमजोर नहीं दिख रही है। कभी कभी मन उद्वेलित होगा कर्म क्षेत्र को लेकर के, उसमें कंफ्यूजन बनेगा जो कि अभी भी बना हुआ है। आगे भी आपकी कुंडली में नौकरी के अच्छे और पद वृद्धि के योग बने हैं। राजनीति का सुख इस कुंडली में निश्चित रूप से होगा और इस कुंडली में चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से भाग्य का लाभ देने वाली और भाग्योदय कराने वाली हो सकती है। इसके अतिरिक्त थोड़े बहुत जो है वो प्रतियोगिता के योग भी आपकी कुंडली में बने हैं। आपकी कुंडली में बहुत अच्छी दशा 2024 के फरवरी से शुरू होगी और लगातार उसके बाद और भी बहुत अच्छे योग 31, 32, 33, 34, 37 ये सब जो योग बनेंगे आगे आने वाली दशाओं में वो बहुत अच्छा रहेगा। 2040 तक के लिए अभी आपको एक लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए और कम से कम इतना ही आपको बहुत फायदा करेगा। एक मोती भी आप चाहें तो धारण कर लीजिए, हालांकि इस कुंडली में बनेगा नहीं पर फिर भी धारण कर लीजिए। ये बात आपके मैंने चंद्रमा के बारे में बताई। मंगल को बल देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, प्रत्येक दिन बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, महीने में किसी एक दिन 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ और लाल पुष्प की माला मंगलवार के मंगलवार बजरंगबली को अर्पित किया करिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो कभी भी जा करके पुष्कर क्षेत्र में अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही कुछ दान और होम जप वगैरह करवा दीजिए, इससे आपका बल वृद्धि होगा पुष्कर क्षेत्र में। ये बात मैंने गुरु के बारे से पहले बुध मंगल के बारे में बता दूं तो मंगल धन देंगे, उसमें कोई स्थिति नहीं है ऐसी, आपको यश भी दे रहे हैं और आपको उसका रिकॉग्निशन भी मिलता रहेगा। और मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए संपूर्णतया अगर कहूं तो मानसिक शांति तो देने वाली होगी और कम से कम आपको किसी भी तरीके से नुकसान से बचाने के लिए काफ़ी है। बुध की जो स्थिति इस कुंडली में देख रहा हूं उसमें 25% का परिणाम रहेगा। हालांकि इस कुंडली के लिए वो नेष्ट होते हैं, अच्छे नहीं होते, बाधकेश होते हैं, लेकिन वो कम से कम आपकी पत्नी के लिए और आपके लिए सुखदायक योग बना रहे हैं और कम से कम वो आपको पराक्रमी बनाने के साथ साथ कम्युनिकेटिव भी बना रहे हैं। मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध का प्रभाव आपको मेहनत करवा करके धन देने वाला साबित होगा और निस्संदेह उसकी दशा में आपको थोड़ी बहुत बालकपन को करने से बचना चाहिए। जल्दबाजीपन में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा और ये दशा 2024 के फरवरी से 26 के नवंबर तक रहने वाला है। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं गुरु की बात करूंगा तो आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव ठीक है, उनको और भी बल देने की आवश्यकता है। एकादशी का व्रत उठा लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। वैष्णव मंत्र से दीक्षित हो जाइए, किसी गुरु को ढूंढिए, गुरु मंत्र का जप करिए और गाय की सेवा करिए और हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके अपने धर्म को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए और खड़े रहिए। साथ ही साथ गुरु का प्रभाव इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का बल होगा, धार्मिक कृत्य होंगे, मांगलिक अवसर प्रदान होगा, प्राप्त होता है और व्यक्ति दूसरों को अवसर भी देता है। सामान्यतया वो सभी धर्मों का सदाचरण करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त आपका व्यय संतुलित होगा। गुरु आपको अच्छाई और बुराई के बीच का भेद बताते रहेंगे और भाग्य का सुख देते रहेंगे। गुरु का बल ठीक है। शनि के पहले शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, हालांकि वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, अशुभ भाव के अधिपति होते हैं और इस कुंडली में समस्या देने वाले होते हैं, पर उन्होंने आपको नौकरी दिलवा दी है, अपने आप को उन्होंने बुरा साबित नहीं कराया है और वो योग बनाए थे नौकरी प्रदान करने वाले, जिसमें बल शनि का और गुरु का रहा था, जिसके कारण आपको नौकरी मिली है। शनि की दशा
से पहले गुरु की शुक्र की दशा आपकी कुंडली के लिए लाभदायक होगी। इसमें आपका मन शांत रहेगा, पत्नी का सुख प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से वो आपको पसंद भी करेंगी और दाम्पत्य ठीक रहेगा। शनि का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक ही है, लेकिन फिर भी पत्नी को आपके शनि के कमज़ोर होने के बाद भी बल मिलता रहेगा और निस्संदेह लोगों को आपसे सुख मिलेगा। शनि के कारण आपको राजनीति का सुख और राजनीति का लाभ भी इस कुंडली में है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव आपको भाग्यशाली बनाने के लिए काफी रहेगा और शनि आपकी कुंडली के लिए निश्चित रूप से अच्छे बने हैं, खराब नहीं बने हैं। इस कुंडली के लिए वो सामान्य होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। नक्षत्र के हिसाब से भी शनि का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए कई बार थोड़े बहुत विपरीत परिस्थितियों में लगाने के कारण या धन को गलत जगह पे जाने से बचाने का योग बना करके बैठे हैं। गुरु के संग नहीं बैठे होते तो गड़बड़ी होती। ये शनि है। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए मैं समझता हूं कि थोड़े बहुत कमजोर परिणाम देंगे। उसकी दशा में थोड़े सावधानी की आवश्यकता होगी, चाहे वो पत्नी को लेकर के हो, चाहे वो बच्चों को लेकर के हो, चाहे वो प्राप्त करने को लेकर के हो, चाहे वो छोटे भाई बहनों को लेकर के हो। ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही, कई बार उनकी दशा में कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। अगर इस कुंडली में बचने की आवश्यकता होगी तो महादशा और अंतरदशा में बता दूं, मंगल में चंद्रमा में शुक्र, शुक्र में चंद्रमा में मंगल, शनि में चंद्रमा में मंगल, शनि में बुध, शनि में मंगल, शनि में शुक्र, शनि में चंद्रमा, शनि में मंगल, ये सब जो दशाएं हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। राहु में मंगल, राहु में शुक्र, राहु में सूर्य जब कभी भी अंतर प्रत्यंतर में भी आएंगे तो गड़बड़ी होगी। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।